नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 32वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आरटीई 2009। और आरटीई 2009 का जो मतलब होता है ना, वो राइट टू एजुकेशन 2009 है, जिसे हिंदी में ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो क्लास 31वां हुआ था ना, उसमें मैंने आप लोगों को आरटीई क्या है, इसके क्या क्या राइट्स है, इसके तमाम जो थ्योरी क्लास है ना, उसको मैंने अपने जो 31वां क्लास है उसमें बता दिया था। और अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए। और उसको देखने के जब आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ को करोगे ना, तब आप लोगों का बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं हमेशा अपने क्लास में आप लोगों को बोलता हूँ, मैं अपने ना समझाने पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को जोर देता हूँ, रटने पर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना, आपके एग्ज़ाम में आपके मेंटल एबिलिटी में आने वाला है, आपका रटना कोई काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए खास तौर से सीडीपी के क्लास में, हिंदी के क्लास में और उसके अलावा ना इंग्लिश के क्लास में खास तौर से आप लोग ना रटने पर जोर बिल्कुल भी मत दीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके पढ़ाई के लिए, ठीक है। और आप लोगों के पास अभी 2 महीना का टाइम है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा भी ढील मत दीजिए अपने पढ़ाई में। क्योंकि आप लोगों को ना आने वाला जो सीजी टेट का एग्ज़ाम है उसमें बेहतर प्रदर्शन करना है, बेहतर अंक लेकर के आना है, इसीलिए ठीक है। जितना से जितना एफर्ट कर सकते हो, अपना ही जो टारगेट है ना उसे ब्रेक करो, अपना जो अचीवमेंट है उसको ब्रेक करो। एक दिन में अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। एग्जाम्पल है ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अपने आप से आप लोग कंपटीशन रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले ना खुद आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है, ठीक है। और आप लोगों को बताना है इन 20-25 प्रश्नों में ना आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है, एक बार कमेंट करके मुझको भी बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न में आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर आप लोगों को लेना है। और आप लोगों को ना जो मैं बोलूँगा ना उनको नोट भी करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना नोट्स भी आप लोगों का तैयार हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। ICDS कार्यक्रम खालिस्तान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 10 वर्ष या ऑप्शन डी 10 वर्ष से ऊपर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 0 से 6 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ICDS कार्यक्रम खालिस्तान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, ये ICDS कार्यक्रम क्या है। तो ICDS का जो फुल फॉर्म है ना, वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है। क्या? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है। और इसका जो हिंदी मतलब होगा ना, वो एकीकृत बाल विकास सेवा होता है। और ये जो ICDS है ना, उसके कार्य के बारे में बात करूँ ना, तो 0 से 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होते हैं ना, उन सारे बच्चों के ना पोषण स्तर को ना अच्छा करने के लिए ना, उनको जो जो आवश्यकता होती है ना, उन सारी चीज़ों का ना उनका प्रबंध करना, ये जो कार्यक्रम है ना उसका हिस्सा है, ठीक है। मतलब ये कार्यक्रम को जो है ना वो लाया गया था। और ये जो ICDS है ना, उसके बारे में विस्तार पूर्वक क्लास क्रमांक 31वां में आप लोगों को बता दिया हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा, तो अच्छे से आप लोगों को ना इसके बारे में समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। एक शब्द में केवल बोलूँ ना, तो ICDS जो है ना वो 2009 में आया हुआ था। और 0 से 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं ना, उन सारे बच्चों के जो पोषण स्तर है, उनके खाने पीने को ना अच्छे से बनाने के लिए, उनके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के लिए जितने भी प्रकार के जो सामानों की या जो उनके संसाधनों की आवश्यकता होता था ना, उनको उपलब्ध कराने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो लाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चाहो ना तो आप लोग इसे नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकट प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कक्षा पहली, ऑप्शन बी शाला की प्रथम कक्षा में, ऑप्शन सी शाला की समस्त कक्षाओं में या ऑप्शन डी कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी शाला की प्रथम कक्षा में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकट प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों का ना ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है ना उसे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। भारत में जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना उन तमाम प्राइवेट स्कूल में ना जितना सीट है ना उसका जो 25% जो सीट है ना वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखा गया है। मतलब ना गरीब जो बच्चे होंगे, जो वंचित वर्ग के बच्चे होंगे ना, उन तमाम बच्चों को ना 25% हिस्सा में ना फ्री ऑफ कॉस्ट में उन लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। और जैसे प्राइवेट कक्षा के जो बच्चे पढ़ते हैं सेम उन्हीं के साथ ना उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाएगा। और उनका सारा जो फीस है और जो ड्रेस वगैरह का जो खर्च है ना वो सारे के सारे खर्च गवर्नमेंट जो है वो वहन करेगा। मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से देगा। ठीक है। और इसमें साफ तौर से यही बोला गया है कि ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ना उसके अनुसार जो वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी है ना उसके लिए जो निकट प्राथमिक बोला है ना तो ये जो प्राइवेट स्कूल है ना उसमें 25% स्थान ना किस वर्ग में रखा गया, मतलब किस कक्षा में रखा गया है बोला है। तो इसमें जो आएगा ना वो शाला की प्रथम कक्षा में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो जो 25% जो सीट है ना वो शाला की ना प्रथम कक्षा, मतलब एक जो बालक है अगर ना ये जो 25% जो सीट है उसमें अगर उन लोगों का एडमिशन हो गया ना तो पहली से लेकर की 12वीं तक की कंटिन्यू वो जो बालक है ना वो उसी 25% हिस्सा में फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में पढ़ेगा। वो जो बालक है वो डायरेक्ट आप सोचोगे ना कि मैं ना मेरा बेटा जो है ना वो अभी मान के चलो तीसरी पढ़ रहा है या 5वीं पढ़ रहा है। ठीक है। तो उसको ले जा करके डायरेक्टली मैं प्राइवेट स्कूल के ना ये जो आरक्षित जो सीट है उसमें तीसरी में या 5वीं में भर्ती करा दूँ बोल करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर उनको एडमिशन दिया जाएगा ना ये जो 25% जो सीट है उसमें तो वो पहली से दिया जाएगा, किसी भी बीच में ड्रॉप करके नहीं दिया जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा ना शाला की प्रथम कक्षा में करेक्ट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि एक जो बालक है वो शाला की प्रथम कक्षा में अगर आरक्षित वर्ग से अगर वो एडमिशन लेगा ना तो वही जो आरक्षित वर्ग है उसका जो सीट है आगे दूसरी में, तीसरी में, 5वीं में, 10वीं में ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। बीच में किसी को भी ना ऐसे वर्ग में एडमिशन नहीं दिया जाता है। इसीलिए ना अधिकतर जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चे को ना अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है ना तो पहली से ही एडमिशन देते हैं। ठीक है। और इसके वजह से ऑप्शन नंबर बी जो आंसर है ना वही करेक्ट होगा। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है। और ये कक्षा पहली नहीं आएगा ना, सिर्फ ये इसमें आएगा शाला की प्रथम कक्षा में होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी मत सोचिएगा आप लोग कि शाला की ना समस्त कक्षाओं में, तो ये भी समस्त कक्षाओं में नहीं आएगा। शाला की प्रथम कक्षा में होगा वो सिर्फ। ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट होगा, तो समस्त कक्षा भी नहीं होगा। तो ये बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। ऑप्शन ए अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी नई शिक्षा नीति, ऑप्शन सी वर्धा शिक्षा योजना या ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी वर्धा शिक्षा योजना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। तो ये जो बेसिक शिक्षा या अन्य तालीम का जो नाम है ना वो वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये जो बेसिक शिक्षा, नई तालीम और वर्धा शिक्षा जो योजना है ना वो महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में शुरू किया गया। कब? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ना 1937 में ना शुरू किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और एक चीज़ आप लोगों को ये बता दूं, ये जो बेसिक शिक्षा, नई तालीम या वर्धा शिक्षा योजना है ना तीनों के तीनों एक ही है। और इसका जो उद्देश्य है ना वो छात्रों को ना आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास जो है ना वो हो सके। और उसके साथ साथ ना हस्तशिल्प प्रशिक्षण पर ना उनको जोर देने के लिए महात्मा गांधी ने ना ये जो शिक्षा है वो स्टार्ट किया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट करके रख लीजिएगा। बेसिक शिक्षा, नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना तीनों के तीनों एक ही है। महात्मा गांधी जी ने दिया था 1937 में। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन को ना आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। तो ये जो अधिकार को जो शामिल किया गया ना भारतीय संविधान में, जो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं ना उन तमाम बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जो बात है ना वो अनुच्छेद 21A में किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। और सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं 86वां संविधान संशोधन, क्या तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को याद रखना है आप लोगों को कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में ना जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की जो बात है ना वो इसी में ही किया गया था। और संविधान संशोधन के बाद ना अनुच्छेद 21A में ना ये जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की जो बात है ना वो जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A में, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष के उन तमाम बालकों को 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को ना अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 21A में साफ साफ बोला गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा आप लोगों को बताना अनुच्छेद 26 में क्या है। तो अनुच्छेद 26 में ना धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, तो धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित ना ये अनुच्छेद 26 में बोला गया है। उसके अलावा आप लोगों को अनुच्छेद 45 के बारे में बताऊँ ना, तो अनुच्छेद 45 में ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बोला गया है, जिसके अंतर्गत ना 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं ना तो उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अनुच्छेद 15 में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 15 में ना भेदभाव पर निषेध है, मतलब ना धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, जन्म स्थान के आधार पर ना किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव पर निषेध करता है ये जो अनुच्छेद 15 है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को इतना ज़्यादा बताने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ना इन सारी चीज़ों के बारे में याद रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप लोगों को बता रहा हूँ केवल वही आ रहा है। उसके ऑप्शन को पूछ दिया जाए तो कि अनुच्छेद 45 क्या है बताइए, अनुच्छेद 15 में क्या है बताइए, तो आप लोगों को ना एक प्रश्न में जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ना उन तमाम चीज़ों को बताने की मैं कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है, और आप लोग ट्राई कीजिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके ना अभी पढ़ने की कोशिश कीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, और आप लोगों का जो क्लास है ना मैं हमेशा टॉपिक वाइज ही लाता हूँ, अदर ना आप लोगों को सिलेबस से बाहर कोई भी नहीं लाता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जितना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मेहनत कर लो, बाद में जब आप लोगों का नंबर आएगा ना तब आप लोग बोलोगे कि वाकई में मेरा जो मेहनत है उसका फल मिल गया बोल करके। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोगों को जो गलत कथन होगा ना उसे आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। ऑप्शन बी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की है। ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। या ऑप्शन डी, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले अब, फिर मैं ना आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो आंसर है ना वो व्यापम के द्वारा इस आंसर को विलोपित कर दिया गया है। क्यों विलोपित किया गया है आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है, मतलब गलत कथन बोला है। सबसे पहले ऑप्शन ए को पढ़ो, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। तो मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 31वां में आप लोगों को पढ़ाया था ना कि एक जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है वो किसी भी प्रकार से ना ट्यूशन, जो प्राइवेट ट्यूशन होता है वो नहीं ले सकता, उसमें साफ साफ निषेध किया गया है। ये आप लोगों को बताया था ना। तो ये RTE 2009 में ना साफ साफ उल्लेखित किया गया है कि ट्यूशन ना नहीं ले सकते जो सरकारी स्कूल के शिक्षक है वो। ठीक है, उसके अलावा बी को पढ़िए, बच्चे की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की है। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा। बच्चों को ना मुफ्त शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी है ना वो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार की है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार की है। तो ये भी कथन सत्य हो जाएगा और ऑप्शन
नंबर ए भी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी को पढ़ो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 की गई है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 से लेकर की 14 वर्ष तक की पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर सी डाउट लगा होगा, है ना, कि ये गलत हो सकता है बोल करके। तो आप लोगों को बता दूं ऑप्शन नंबर सी भी सही है। कैसे? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 की गई है। विशेष आवश्यकता बोलने का मतलब यह है दिव्यांग बालक जो होते हैं ना, जो डिसेबल बालक होते हैं, उन लोगों की बात किया गया है। और जो दिव्यांग बालक है ना, उन लोगों की जो शिक्षा है ना, वो 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की किया गया है। तो ये सत्य है, आप लोगों को ये याद रखना है। एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है ना, जो पूरी तरह से फिट है ना, तो उनकी जो शिक्षा है, जो अनिवार्य एवं निःशुल्क ना, वो 6 वर्ष से लेकर के ना 14 वर्ष तक की उनका है। लेकिन एक जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चा है या दिव्यांग जो बच्चा है ना, तो उनकी जो शिक्षा के लिए जो उम्र है ना, वो 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की उनको शिक्षा दिया जाएगा। मतलब कक्षा पहली में उसमें एडमिशन होगा और उसके बाद फिर सीधा सीधा 12वीं तक की उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। ये साफ साफ RTE 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित है। तो ये भी ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी को पढ़ो, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने पिछले थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि मान के चलो मेरा एक जो बच्चा है उसका उम्र मान के चलो 10 साल है और वो एक भी क्लास अभी तक की नहीं गया, तो उनको ना क्या करूँगा, मैं सीधा कोई भी जो सरकारी स्कूल है उसमें ले जाऊँगा और ले जा कर के ना उसका जो उम्र है उसके अनुसार उसको कक्षा में एडमिशन दिलाऊँगा। मान के चलो वो 10 वर्ष का है ना, तो उसका एडमिशन कितना 6 वर्ष में होना था, तो उसको मैं डायरेक्ट पहली में ना भर्ती करा के डायरेक्ट मैं चौथी में उसको भर्ती कराऊँगा। तो बच्चों को ना उसके उम्र के अनुसार उसकी जो शिक्षा है ना, मतलब उसका जो क्लास है उसमें एडमिशन देना, ये साफ तौर पे RTE 2009 में ना उल्लेखित है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 5वां में बोला गया है सही कथन नहीं है बोला है जी, गलत पूछा है। तो चारों के चारों सही है ना जी, तो फिर कहाँ से इसका आंसर बनेगा? तो इसीलिए व्यापम के द्वारा ना इसे विलोपित कर दिया गया था। और ये जो व्यापम है ना, वो CG टेट 2021 में ना जो सेकंड पेपर था ना 6वीं से 8वीं वाला, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है। इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को ना समझने पर ज़्यादा जोर रहा हूँ, रटने पर बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा समझे रहोगे ना उतना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीख पाओगे। तो इसीलिए मैं समझने पर आप लोगों का ज़्यादा जोर देता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। ऑप्शन बी, आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ। ऑप्शन सी, उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। या ऑप्शन डी, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले कहने का मतलब जो दिव्यांग बालक होते हैं ना कुछ % में ना, तो उन बच्चों को ना उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है ना उनको पूरा कराना, और उसके साथ ना जो समावेशी शिक्षा है ना उसमें उसको पढ़ने की व्यवस्था करना। और समावेशी शिक्षा क्या होते हैं आप लोगों को बता दिया हूँ मैं पिछले क्लास में, अभी भी बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक जो स्कूल है ना उसमें विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वंश, ऊंच नीच तमाम जो बच्चे हैं वो आते हैं ना, और उन बच्चों को ना एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा ना बिना किसी भेदभावपूर्ण ना एक जैसा पढ़ाया जाता है ना, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? और इसमें जो समावेशी शिक्षा है ना उसमें जो दिव्यांग बालक है ना उनको भी ना एडमिशन दिया जाता है, उनको भी साथ में पढ़ाया जाता है, ताकि वो अपने आप को हीन ना समझे, दूसरों से अलग ना समझे, एक समान रूप से पढ़ाई कर सके ना। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ऑप्शन ए, निःशक्त बच्चे। ऑप्शन बी, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे। ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे। या ऑप्शन डी, बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, तो लागू नहीं होगा ये 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे थोड़ी लागू होगा जी। ये तो केवल निःशक्त बच्चों के ऊपर होता है। उसके अलावा 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे उन पर होता है, और बच्चे की ना नियमित उपस्थितियों पर भी होता है ना। केवल 14 से 18, तो 14 से 18 वर्ष के बच्चे थोड़ी ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होगा इस पे, नहीं होता है जी। वो 6 से 14 वर्ष होता है, और 6 से जो 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। वर्तमान में निःशक्त बच्चे की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी समेकित शिक्षा, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान में निःशक्त बच्चे की शिक्षा के लिए कहा गया है। निःशक्त बच्चे कहने का मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं ना उनके लिए कहा गया है बोला है जी। और दिव्यांग बच्चे किस में पढ़ेंगे बोला था मैंने अभी जस्ट पिछले प्रश्न में, तो समावेशी शिक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे बोला था ना मैंने आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर हो पाए। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को केवल प्रश्न बताता, आंसर बताता और चले जाता, केवल अगर मुझे क्वेश्चन आंसर कराना होता तो। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप लोगों का जो कॉन्सेंट्रेट है ना वो अच्छा बने, और आप लोगों का जो पढ़ने का लेवल है ना वो अच्छा रहे। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आप लोगों को समझ में आए, तो इसीलिए मैं ना आप लोगों की जो समझने पर है ना ज़्यादा जोर देता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को अब ध्यान से पढ़िए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ऑप्शन ए 30 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 42 घंटे, या ऑप्शन डी 50 घंटे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो आरटीई के अनुसार ना एक जो शिक्षक है ना उसको एक हफ्ते में ना 45 घंटे उसको कार्य करना है योजना बनाकर। मतलब ना जब से वो स्कूल जाएगा ना तो उससे उसका जो घंटा है ना वो काउंट होते जाता है, ठीक है। चाहे वो पढ़ाए चाहे वो ऑफिस का वर्क करे, दोनों मिला करके ना उनको 45 घंटा ना जो स्कूल है ना उसमें वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, कार्य योजना बना करके। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ना एक और नॉलेज देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। एक जो प्राइमरी का शिक्षक है, मतलब जो कक्षा पहली से लेकर के 5वीं तक की जो शिक्षक है ना उनको एक साल में कितने घंटे, तो 800 घंटे। कितना? तो एक साल में 800 घंटे का कार्य योजना बना करके पढ़ाना पड़ता है। उसमें उनका जो ऑफिस वर्क है वो भी शामिल होता है, ठीक है। और उसके अलावा कितने दिनों तक की जो प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक है उसको जाना पड़ता है एक साल में जो स्कूल है वो, तो उनको 200 दिन तक की जाना पड़ता है। कितना? तो 200 दिन तक की जाना पड़ता है, और 800 घंटे का कार्य योजना बना करके पढ़ाना पड़ता है। प्राइमरी शिक्षक की बात कर रहा हूँ जी हाँ, जो पहली से 5वीं तक की है वो। उसके अलावा दूसरा मिडिल स्कूल के जो एक शिक्षक है उसको कितने घंटे जाना पड़ता है जो स्कूल है एक साल में, तो उनको 1000 घंटे जाना पड़ता है स्कूल में। समझ में आया? उसके अलावा कितने दिनों तक की उसको स्कूल जाना पड़ता है, तो उनको 220 दिनों तक की। कितना? तो 220 दिनों तक की उनको स्कूल जाना पड़ता है साल में। और उसके अलावा 1000 घंटे का कार्य योजना बना करके कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार से प्राइमरी को 800 जो घंटा है वो, और 200 दिन है वो। इसको बस 200 ज़्यादा बढ़ा दो आप लोग दोनों में, इसको 1000 कर दो और ये तो 220 कर दो जी, है ना। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इन दोनों को नोट करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। आप लोग देखिएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, और एक शिक्षक होने के नाते आप लोग कितना अवेयर हो इन सारी चीज़ों को लेकर के, इसलिए आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप से। क्योंकि आप लोग भी भविष्य में जा कर के पढ़ाओगे, और पढ़ाओगे तो कितना कार्य करोगे कितना नहीं, इन सब का आप लोगों को नॉलेज है या नहीं, इन तमाम चीज़ों को पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोग ख़ास तौर से इसे
नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है 45 घंटा करेक्ट हो जाएगा। इस सारी चीज़ों को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार से अगर सवाल आ रहा हो और उसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सबसे पहले इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहां पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उसमें आप लोगों को केवल ना 200 आप लोगों को फ़ोनपे करना है। और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना, उसे आप लोगों को मैं सजेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद आप लोग ना किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछना चाहो तो वो पूछ सकते हो, या किसी प्रकार से अगर सजेशन लेना चाहो ना तो वो ईजिली तौर पर ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद कभी भी आप लोग एनी टाइम भी आप लोग कॉल करके डायरेक्ट मेरे से बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना, वो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ जिनको विशेष सजेशन की आवश्यकता है। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे दूँ, लेकिन क्या है ना, छोटे छोटे प्रश्न के लिए भी लोग बार बार फ़ोन करेंगे ना, तो इसीलिए ये जो रिक्वायरमेंट है वो रखा हूँ, ठीक है। तो लेना ना लेना एक बार आप लोग ज़रूर सोच लीजिएगा। चलिए हम लोग ना अब पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया? तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले है ना, उन्होंने 1910 में, कब? तो 1910 में ना प्राथमिक शिक्षा को ना मौलिक अधिकार के संबंध में ना ये जो बिल जो धारा है ना, उसे इंपीरियल जो काउंसिलिंग है ना उसमें प्रस्तुत किया था। और ये जो प्रस्तुत करने वाला जो है ना, वो गोपाल कृष्ण गोखले था और 1910 में प्रस्तुत किया था। ये बात आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु ऑप्शन ए विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया, ऑप्शन बी विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया, ऑप्शन सी अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, या ऑप्शन डी अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु, तो आप लोगों को इसे सरल तरीके से बताओ ना, तो ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ना, उसमें 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक है ना, वो मान के चलो अगर पहली दूसरी पढ़ा उसके बाद वो जो कॉलेज स्कूल है ना उसको छोड़ दिया, या ऐसे भी बालक है जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गया और उसका जो उम्र है वो 10 वर्ष हो गया, तो वैसे बालकों के लिए ना विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, जिसके माध्यम से ना वो जो है अपनी शिक्षा को पूरा कर सके, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं ना जो छोड़ दिया है या जो कभी स्कूल नहीं गया है ना, उन सभी बालकों को ना उनके आयु के अनुसार ना कक्षा में ना उचित कक्षा में उनको क्या किया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? ऑप्शन ए नृत्य कला केंद्रित, ऑप्शन बी हस्तकला केंद्रित, ऑप्शन सी पुस्तकला केंद्रित, या ऑप्शन डी संगीत कला केंद्रित। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हस्तकला केंद्रित करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? तो बेसिक शिक्षा के लिए ना महात्मा गांधी जी ने ना हस्तकला केंद्रित पर सबसे ज़्यादा बल दिया। और ये जो हस्तकला है ना, वो आत्मनिर्भरता और कौशल को बढ़ावा देता है। कैसे? तो बच्चों को ना व्यवहारिक कौशल को सिखाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में ना ये जो हस्तकला है ना वो मदद करता है, जिससे वे ना अपना जीवन
यापन कर सके। तो महात्मा गांधी ने ना हस्तकला पर सबसे ज़्यादा जोर दिया ये पाठ्यक्रम पर, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ना वो स्वामी विवेकानंद जी का है। ये बात आप लोगों को याद रखना है और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षा का वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त है। ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चे के लिए शैक्षिक मानकों की सफलता। ऑप्शन सी सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर करेक्ट हो जाएगा। और मुझे पता है कि लगभग सभी लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को करेक्ट ले लेते हैं। और उपरोक्त सभी कैसे गलत होगा और ऑप्शन नंबर सी कैसे सही होगा, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। समान शैक्षिक अवसर का अर्थ बोला है तो शैक्षिक का मतलब होता है शिक्षा, तो समान शिक्षा का अवसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना। और उपरोक्त सभी कैसे गलत होगा ये जान लो। सबसे पहले आप ना ऑप्शन नंबर ई को पढ़ो, शिक्षा वह प्रकार के लिए समान अवसर जिसके लिए कोई उपयुक्त हो। मतलब आप लोग मुझे ये बताओ, जो शिक्षा है उसके लिए कोई व्यक्ति उपयुक्त होगा तो दिया जाएगा, उपयुक्त नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा क्या? इसमें देखो ना जी, जिसके लिए कोई उपयुक्त हो बोला है तो शिक्षा केवल उनके लिए है क्या जो उपयुक्त होगा, जो योग्य होगा उनके लिए होगा क्या? शिक्षा जो है वो सभी के लिए, चाहे वो उपयुक्त हो चाहे ना हो, पढ़ करके शिक्षा ग्रहण करके वो उपयुक्त बन जाते हैं। तो ये निगेटिव टाइप से इसका ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है। और अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आप लोगों को पॉजिटिव आंसर ही ना लेना होगा जी। है मान के चलो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो गया तो उपरोक्त सभी तो आएगा नहीं, तो फिर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी ही ना करेक्ट हो जाएगा जी, पॉजिटिव में। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को आप ध्यान से पढ़िए। वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी विशिष्ट शिक्षा, ऑप्शन सी एकीकृत शिक्षा या ऑप्शन डी एकांकिक शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वंचित समूहों को छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है समावेशी शिक्षा ना होगा जी। वंचित समूह बोला गया है, मतलब ये है कि एक जो वंचित समूह मतलब गरीब बच्चे जो होंगे ना या दूरस्थ इलाका में जो रहने वाले बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर होंगे, तो उन बच्चों को जो सामान्य छात्र है उन सभी छात्रों के साथ एक स्कूल में एक कक्षा में एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा ही ना कहलाता है जी। और समावेशी शिक्षा की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक जो स्कूल में विभिन्न जाति वंश धर्म समुदाय के जो बालक हैं, ऊंच नीच तमाम जो बालक हैं वो एक स्कूल में आते हैं और एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा समान टॉपिक को समान रूप से पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के, तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी शिक्षा में जो वंचित समूह के जो छात्र हैं वो और सामान्य जो छात्र हैं वो दोनों को एक साथ जब ला करके पढ़ाया जाएगा तभी ना वो समावेशी शिक्षा कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को आप ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सीख सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले, यह कहा गया। ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन या ऑप्शन डी अंबेडकर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सीख सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपने लौ में ना जले। तो ये जो कथन है ना वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1957 या ऑप्शन डी 1995। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 1995 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है ना उसकी स्थापना 1995 में किया गया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा में 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, ऑप्शन बी मुदालियर कमीशन, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा में 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया? तो शिक्षा में ये जो 10+2+3 का जो पद्धति है ना वो कोठारी आयोग ने प्रस्तावित किया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो कोठारी आयोग है ना उसे और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। क्या? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी जो आयोग है ना या कोठारी जो कमीशन है वो 1964-66 में आया था। कब? तो 1964-66 में ये जो कोठारी आयोग है वो आया था। और इसके उद्देश्य के बारे में बताओ ना तो कोठारी कमीशन का जो उद्देश्य था ना वो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है ना उसकी समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए ना सिफारिश देना। मतलब उसमें ना सर्च करके जो संशोधन करके ना उनको सिफारिशें देना कि किस प्रकार से और बेहतर तरीके से शिक्षा प्रणाली हो सकता है। तो इसीलिए ना कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964-66 में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी मुदालियर कमीशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताओ ना तो मुदालियर कमीशन जो है ना वो 1952 में आया था। कब? तो मुदालियर कमीशन जो है ना वो 1952 में आया था। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। ये चीज़ भी आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना कोठारी कमीशन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। 10+2+3 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो उन्होंने रखा था। और आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा ना कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति आया था ना NEP 2020 तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट है। क्या? तो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो रखा गया था। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नई शिक्षा नीति में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है पूछा जाता है, ठीक है। तो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप लोगों को याद रखना है इसको भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी को शिक्षा देना, ऑप्शन बी सभी लड़कियों को शिक्षा देना या ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना या ऑप्शन डी सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का अर्थ है। तो प्राथमिक शिक्षा में लोकव्यापीकरण का जो अर्थ है ना वो सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा में कार्य अनुभव का अर्थ है ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन के लिए शिक्षा, ऑप्शन बी एक नए सामाजिक कार्यक्रम बनाने के लिए काम करना, ऑप्शन सी औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में अनुभव, या ऑप्शन डी रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा की तरफ सुझाव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रोजगारमुखी कार्यक्रम के लिए शिक्षा की तरफ झुकाव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा में कार्य अनुभव का अर्थ है, तो शिक्षा में कार्य अनुभव का जो अर्थ है ना वो रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा की तरफ झुकाव करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को केवल ना इतना ही प्रश्न आप लोगों को पढ़ना था और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ ना तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी प्रकार से दुगनी जोश के साथ आप लोगों को अच्छा और कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़ाते रहूँ, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, ये मेरे को लगता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को ना दिसंबर तक कि आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो ख़त्म कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद जनवरी भर ना हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी करेंगे, ताकि हम लोगों का बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो बेशक कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है।